नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, मंत्रिमंडल उपसमिति का फैसला। राज्य को नर्सिंग कॉलेज, नए पर्यटन स्थल मिलेंगे, सीएम। कुमाऊं में पहली बार 6 गौवंश तस्करों पर गैंगस्टर। यूके SSSC पेपर लीक के आरोपी को 100 टर्म जमानत। पर्यटन और कृषि विकास को बजट देगी सरकार, दामी। उत्तराखंड में सुधरेगी सड़क रेल व्यवस्था। पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तराखंड के मंत्री बेदाग और हिमाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा दागी। मुख्यमंत्री धामी ने किया ड्रग्स फ्री देवभूमि का शुभारंभ। अब आरटीओ ऑफिस से मिलेगा टैक्सी का परमिट। डिग्री छात्रों को साल भर में 5 लोग करने होंगे साक्षर। जामरानी के लिए बजट की कमी नहीं, अजय भट्ट। रामनगर में मेहमान परिंदों से रूबरू हुए वनकर्मी। नंधौर रेंज में प्रथम पक्षी गणना शुरू। नैनीताल में आपकी बैठक में तूतू में कई लोगों ने छोड़ी पार्टी। उत्तराखंड बोर्ड व्यावसायिक विषयों में भी होगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र में दरार आने का सिलसिला रुका, प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देंगे, धामी। राज्य में रिकॉर्ड मड़ुआ उत्पादन के साथ खरीद भी। देहरादून सरकारी नौकरी में राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रितों के 10% क्षतिज आरक्षण बहाल हो सकता है। सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने जा रही है। 10 फरवरी को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरी में क्षतिज आरक्षण में विचार के लिए सरकार ने वन मंत्री सुबोध उनियाल को अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति को बृहस्पतिवार विधानसभा में बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले राज्य आंदोलनकारियों के प्रत्यावेदनों को सुना। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल उप समिति की ओर से आरक्षण बहाली का निर्णय लिया गया। एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। आंदोलनकारियों को विशेष श्रेणी मानते हुए यह शासनादेश जारी हुआ। इसका लाभ लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाली नौकरियों तो राज्य सेवाओं में दिया गया। इसी जियो के चलते सैकड़ों आंदोलनकारियों ने इसका लाभ लिया, लेकिन त्रिवेंद्र रावत और की सरकार ने हाईकोर्ट के शासनादेश को रद्द कर दिया। धामी सरकार ने वर्ष 2022 में इसका विरोध विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजा, लेकिन राजभवन ने लौटा दिया। आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने बताया कि इस पर यह आपत्ति थी कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जबकि क्षतिज आरक्षण राज्य का विषय है। सरकार ने उन्हें विशेष श्रेणी मानते हुए आरक्षण देना जारी रखा है, जो संविधान सम्मत है। कुमाऊं मंडल में पहली बार गौवंश तस्करी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 FIR बनभूलपुरा थाने में दर्ज की गई। इनकी संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी है। आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि बनभूलपुरा के नई बस्ती निवासी आफ्ताब कुरैशी पर गौवंश तस्करी के खिलाफ में 3 मामले दर्ज हैं। इसके गिरोह में गफूर बस्ती वार्ड 24 निवासी मोहम्मद वारिस और छोटी रोड चैनल गेट इंदिरा नगर निवासी आसिफ भी है। तीनों के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। तीनों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। दूसरा मामला उस्मान कुरैशी, उमरान कुरैशी सिर्फ उर्फ राजू और शहजाद कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। SO बनभूलपुरा नीरज भागोनी ने बताया कि गैंगस्टर उस्मान के खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत 2 मामले, इमरान और शहजाद के खिलाफ एक मामला दर्ज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधान उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को खासा लाभ मिलेगा। साथ ही धामी ने कहा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलते ही जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए आर्थिक पैकेज का खाका तैयार कर लिया जाएगा। राज्य में आपदा शोध संस्थान की जल्द स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं। कैंट रोड स्थित मुख्य सेवक सदन में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि बजट प्रावधानों के अनुसार राज्य में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। साथ ही कोशिश की जाएगी कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटरों में से एक राज्य को मिल जाए। देश की बुनियाद मजबूत करने वाला बजट। सीएम ने कहा कि यह बजट देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला है। बजट निस्संदेह इनका उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए की ऋण की
बढ़ोतरियों से मोटा अनाज और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में 50 नए पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई। इससे उत्तराखंड में भी नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे। स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गांवों को पर्यटन विकास से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड को 4 नए नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे। बजट में नई लैब, फार्मा सेक्टर में भी निवेश बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि एकलव्य स्कूलों में 38,000 शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। राज्य वर्तमान में 3 एकलव्य स्कूल स्थापित है। मुनस्यारी में एक स्कूल की और स्थापना करने की मांग केंद्र से की जाएगी। शिक्षक भर्ती होने से राज्य के एकल स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी दूर होगी। परमिट के लिए टैक्सी संचालकों को काफ़ी परेशानी होती थी। आरटीए की बैठक के बाद परमिट जारी होते थे, लेकिन अब लंबे समय बैठक न होने से दिक्कतें होती थी। अब आरटीओ को परमिट जारी करने की अनुमति दे दी गई। ठाकुर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन उत्तराखंड। कुमाऊं के हजारों टैक्सी मैक्सी संचालकों में राहत की खबर है कि अब उन्हें टैक्सी परमिट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा। परमिट संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ से कागजी प्रक्रिया के बाद जारी किया जाएगा। अभी तक टैक्सी की परमिट खत्म हो जाने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मौजूदगी में मिलती थी। कई महीनों तक बैठक न होने के चलते दोबारा परमिट जारी नहीं हो पाते थे। ऐसे में टैक्सी संचालक परमिट जारी होने तक वाहन को खड़ा रखना पड़ता था। बिना परमिट वाहन संचालित करने हजारों का चालान होने के साथ ही टैक्सी को पुलिस परिवहन के अधिकारी सीज कर देते थे। उधर कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन ने 2017 में गढ़वाल मंडल की तर्ज पर कुमाऊं के संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ को टैक्सी मैक्सी के परमिट जारी करने की जिम्मेदारी देने की मांग की थी। मामले को यूनियन के पदाधिकारियों ने लगातार परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और परिवहन मंत्री के सामने रखा। लंबी लड़ाई के बाद कुमाऊं शासन ने कुमाऊं के आरटीओ को परमिट जारी करने का आदेश जारी कर दिए। मामले में टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री, सचिव और परिवहन कमिश्नर का आभार जताते हुए हर्ष जताया। टैक्सी मैक्सी के परमिट अभी तक आरटीए की बैठक के बाद जारी होते थे, लेकिन शासन ने अब परमिट जारी करने की अनुमति संभागीय परिवहन अधिकारी को दे दी है। संदीप सैनी, आरटीओ प्रशासन, हल्द्वानी। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों से बीए, बीएससी या बीकॉम स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं को अगले शैक्षिक सत्र से 5 वयस्कों को साक्षर बनाना अनिवार्य होगा। उन्हें इस कार्य को असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से जनवरी अंतिम सप्ताह में इस संबंध में पत्र सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्य को जारी किया गया। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रौढ़ शिक्षा पर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NELP लागू किया जाएगा। 100 साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम से कॉलेज और विश्वविद्यालय को जोड़ा जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और अनुसंधान के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होगा। नई शिक्षा नीति में सभी विश्वविद्यालय जिनके पास विभाग, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सतत शिक्षा की सुविधाएं, उनके स्नातक स्तर के छात्रों को प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 5 या उससे अधिक निरीक्षरों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर से प्रमाण पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया जा सकता है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जामरानी बांध के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जाहिर किया कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद वर्तमान बजट से हल्द्वानी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि कई वर्षों से लंबित जामरानी बांध परियोजना के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार प्रयासरत है। वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में बांध के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्यांश से 10% और केंद्रांश 90% में शामिल करने को अक्टूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने अनुमोदन किया था। इस दौरान प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने की संशोधित की गई थी। दावा किया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वृहद और मध्यम के अंतर्गत योजनाओं के वित्त पोषण को 10,954 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। जामरानी बांध परियोजना के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष में ही निर्णय लिया जाना है। हल्द्वानी वन प्रभाग के नंधौर रेंज में प्रथम वन पक्षी का सर्वे शुरू हो गया। शुक्रवार को वन संरक्षक दीपचंद आर्य व डीएफओ बाबूलाल ने सर्वे का शुभारंभ किया। डीएफओ ने मानव वन्य जीव सह अस्तित्व, पक्षियों के मानव जीवन में महत्व विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीओ ममता चंद्र ने पक्षी गणना के बारे में बताया। ओरिएंटल ट्रेड संस्था के अमित सांकल्य, बायोलॉजिस्ट शाहबिलाल, मिराज अनवर, विवेक राजा ने पक्षी गणना सर्वे से संबंधित अपने अनुभव बांटे। रेंजर सुनील शर्मा ने नेचर गाइड दीपक चौसाली था नंधौर रेंज में संचालित गरुड़ अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त वन क्षेत्र, मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम और वनाग्नि सुरक्षा के लिए सभी से सहयोग की अपील की। रेंजर पूरनचंद जोशी, डिप्टी रेंजर पनीराम, वन दरोगा हरीश सिंह बरोलिया, मोहन चंद, सुरेश सिंह मेहरा आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी शहर में वाहनों के दबाव को कम करने के लिए अगले 6 माह में फ्लाईओवर का खाका तैयार खींच लिया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम की प्राइवेट कंपनी पहले फेज के तहत लैंड सर्वे शुरू कर दिया है।
गुरुवार को पहले दिन कंपनी रामपुर रोड, कालाडूंगी रोड और नैनीताल रोड में सड़क की चौड़ाई आदि के नापजों की उम्मीद है कि इस काम को अगले एक पखवाड़े से पूरा कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। रामनगर हल्द्वानी में जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक सीजन, त्योहारों, वीकेंड पर अक्सर शहर की यातायात व्यवस्था रेंगने लगती है। इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने शहर में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था। विभाग ने सर्वे के शासन से 83.36 लाख बजट की मांग की थी, जिसमें 81.42 लाख की स्वीकृति पूर्व में ही मिल चुकी है। सर्वे करने वाली कंपनी को शहर की सड़कों में अतिक्रमण, यातायात दबाव के अलावा भूमि अधिग्रहण को लेकर भी रिपोर्ट तैयार करनी है। लोक निर्माण के इंजीनियर के मुताबिक सर्वे का काम गुरुग्राम की हॉलटेक कंसल्टेंट नाम की कंपनी कर रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर गुरुवार को हुई बैठक में जबरदस्त हंगामा हो गया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बीच कुछ कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त करते हुए धरने पर बैठ गए। इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से त्यागपत्र देने का ऐलान कर दिया। राज्य अतिथि गृह स्थित सभागार में गुरुवार को आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी की ओर से की जा रही गतिविधियों के साथ ही आगामी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर मंथन शुरू हुआ। बैठक के बीच में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। इस बीच नगर के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्य इस्तीफा देते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने पार्टी के जिले और प्रदेश पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की उपेक्षा कर पार्टी पदाधिकारियों ने ऐसे लोगों को पद पर दिया जा रहा है जिनका ना तो पार्टी की रीति नीति से मतलब है, ना ही पार्टी की विचारधारा से लगाव। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले प्रमुख रूप से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार, दुमका पूर्व नगर अध्यक्ष साकिर अली, पूर्व नगर महामंत्री महेश आर्य व नगर उपाध्यक्ष हरीश बिष्ट, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद शान बुरहान, वरिष्ठ नेता विनोद कुमार, नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष विद्या देवी, नगर महामंत्री रेखा रौतेला, सुनील कुमार, एलम पंत, चमन राम, खड़क सिंह आदि शामिल थे। हल्द्वानी बालकों की राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता गुरुवार से हल्द्वानी में शुरू हो गई। पहले दिन खेले गए मुकाबले हरिद्वार ने कोटद्वार को 1-0 से और रुद्रप्रयाग ने अल्मोड़ा को 4-0 से हराकर अगले चक्र में जगह बनाई। बंदीपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-17 बालक हॉकी प्रतियोगिता में राज्य की 15 टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, विशिष्ट अतिथि ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रावत, विशेष अतिथि कोषाधिकारी हेम कांडपाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कमिश्नर ने टूर्नामेंट के बेस्ट गोलकीपर को व्यक्तिगत पुरस्कार देने की घोषणा की। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी राधिका सिद्दीकी, डीएन कांडपाल, उत्तराखंड हॉकी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किशोर बाफिला, महामंत्री नरेंद्र सिंह बाफिला आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद अब हाईस्कूल स्तर पर व्यावसायिक विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराएगा। 50 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा, 20 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन होगा, जबकि विद्यार्थियों को 30 नंबर की लिखित परीक्षा देनी होगी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होने को है। यह अप्रैल तक संचालित होंगी। अधिकारी ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, मल्टी स्किलिंग समेत 9 व्यावसायिक विषयों पर प्रैक्टिकल की परीक्षा होनी है। बताया कि 1 फरवरी से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रैक्टिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 28 फरवरी तक चलेगी। हाईस्कूल में भी रोजगार पर विषयों को पहली बार रखा गया है। विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल स्किल काउंसलिंग के विशेषज्ञों की ओर से लिया जाएगा। 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। बताएं कि हाईस्कूल में 6000 विद्यार्थियों ने व्यवसायिक विषयों में पंजीकरण कराए हैं। शोध अधिकारी मनोज तिवारी पाठक ने बताया कि स्वरोजगार परक विषयों के छात्र 30 नंबर को परीक्षा देंगे।